स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल में। मैं अंबुज श्रीवास्तव आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आया हूं अगला टेंस। और आज का हमारा अगला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। हम एक छोटी सी बात अपने बच्चों को याद दिला दें कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में ही वाज अथवा वर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हम प्रूव भी कर चुके हैं। पिछले टेंस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं यह बात प्रूव भी कर चुका हूं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में ही बेसिकली वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे हम आपसे बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पहचान के बारे में। पहचान की बात की जाए, सबको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का पहचान पता है, लेकिन आप मेरे तरीके से इस पहचान को समझेंगे। पहचान हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का कि जब हमें भूतकाल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकृति, रचना, संरचना एवं अस्तित्व का भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट अथवा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यह पहचान आपको पता हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब हमें भूतकाल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकृति, रचना, संरचना एवं अस्तित्व का भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस पहचान के साथ कुछ और भी बातें हैं जो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हमें भूतकाल में काफ़ी समय पहले घटित किसी घटना का भाव व्यक्त करना होता है अथवा भूतकाल में किसी आदत का भाव व्यक्त करना होता है। तो ऐसे स्थिति में भी हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस बात को आप जोड़ लेंगे कि जब हमें भूतकाल में काफ़ी समय पहले घटित किसी घटना का भाव व्यक्त करना होता है या फिर भूतकाल में किसी आदत का भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसे स्थिति में भी हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर यह पहचान लिखा हुआ है, आप इस पहचान को समझ सकते हैं कि द सेंटेंस इन विच वी शो द शेप, साइज, कलर, मेरिट, demerit, quality or existence of any person or anything in past, we make the sentence in past indefinite or simple past tense। यहाँ से पहचान पता हो गया। आगे भी है कि when we show the action happened in past or habit in past, we make the sentence in past indefinite और सिंपल पास्ट टेंस। इस प्रकार से यहाँ से आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का पहचान पता हो गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। हमेशा आप पेपर पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि जहां पर आपको आवश्यकता महसूस हो वहां आप पेपर पेन का यूज करके नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आप इजी टू रिवाइज आपके लिए रहे, आप आसानी से उसको रिवाइज कर सके। तो पहचान आपको पता हो गया। आइए हम आगे बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो आइए हम अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं। अभी हम लोग अपना टाइम टेंस पर दे रहे हैं, ताकि कभी भी आपको टेंस को रिवीजन करना हो, आप
टेंस का वीडियो ओपन करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और यह ज़रूरी है क्योंकि टेंस के बाद ही कोई चीज़ हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में समझ पाएंगे और यह तो बिल्कुल बेस माना जाता है। यह तो आपको पता ही होना चाहिए। यह मान करके टेंस हम आपको बता रहे हैं कि आपको यह जानकारी है, बस एक बार आप मेरे साथ इसको रिवाइज कर लीजिए। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन। अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लिखना होगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म के पश्चात लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखना होगा एटसेट्रा और सेंटेंस के अंत में, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यह आपको अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन पता हो गया। इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट आपको पता है कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा। सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब का लिखेंगे। वर्ब भी पता है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब भी पता है। आगे ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, जानकारी आपको पहले से है। आगे एटसेट्रा लिखना होगा। एटसेट्रा भी आपको पता है कि चार चीज़ें आती हैं, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। उन चारों चीज़ों को पहचान करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन पता हो गया। आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने की पूरी कोशिश किए थे, परंतु वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। इस सेंटेंस में देखा जाए तो दो क्लाजेज है। पहला क्लाज है महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने की पूरी कोशिश किए थे, परंतु दूसरा क्लाज है वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। दोनों क्लाजेज को अलग अलग ट्रांसलेट कर लीजिए और दोनों क्लाजेज को अलग अलग ट्रांसलेट करके हम बट से जोड़ देते हैं तो सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए पहले क्लास को ट्रांसलेट करते हैं। पहला क्लास है महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने की पूरी कोशिश किए, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे महात्मा गांधी पूरी कोशिश करने के लिए
ट्राइड हिज बेस्ट का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा, ट्राइड हिज बेस्ट। अब यदि दूसरी क्रिया है तो TO2 से जोड़ लीजिए, दूसरी क्रिया है। देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने, ना ने नीचे यह दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू यूनाइट ऑल द रिवोल्यूशनरीज ऑफ कंट्री। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी होता है। ऑल द रिवोल्यूशनरीज ऑफ कंट्री, परंतु वे अपने उद्देश्य में असफल रहे, बट से ज्वाइन कर दीजिए। परंतु वे यानी महात्मा गांधी के लिए आया है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही फेल्ड इन हिज एम। परंतु वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ट्राइड हिज बेस्ट टू यूनाइट ऑल द रिवोल्यूशनरीज ऑफ कंट्री बट ही फेल्ड इन हिज एम। आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों के बीच अपना पद एवं आयु भूल जाते थे। सेंटेंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों के बीच अपना पद एवं आयु भूल जाते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आपको लिखना होगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा फॉरगॉट। आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में है अपना पद एवं आयु भूल जाते थे। फॉरगॉट हिज रैंक यानी पद एंड एज। अमांग का प्रयोग करना होगा क्योंकि दो से अधिक बच्चों की बात हो रही है। दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए अमांग का प्रयोग करते हैं, तो अमांग का प्रयोग कर लीजिए। अमांग द लिटिल चिल्ड्रेन। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉरगॉट हिज रैंक एंड एज अमंग द लिटिल चिल्ड्रेन। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन बता दिया और इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। आइए हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं। आपको आवश्यकता महसूस हो आप इसको नोट करते चलेंगे। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको सूचित करेंगे। कहीं कोई भी त्रुटि होगी, किसी प्रकार की कठिनाई होगी आप बताएंगे। तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं।
निगेटिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लिखना होगा डिड, डिड के तुरंत पश्चात लिखना होगा नॉट। अब निगेटिव है तो नॉट तो आना ही आना है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जब डिड का प्रयोग हम कर लेते हैं तो डिड खुद ही वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, यानी डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा, और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप लगा लेते हैं, तो फुल स्टॉप आपने लगा लिया। इस प्रकार से यह नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आपको पता हो गया। आइए नेगेटिव कंस्ट्रक्शन का भी एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उस अपराधी ने कल उस अपराधी ने न्यायाधीश के सामने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। कल उस अपराधी ने न्यायाधीश के सामने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा दैट क्रिमिनल, इसके तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा डिड नॉट, तो हो जाएगा दैट क्रिमिनल डिड नॉट कॉन्फेस। कबूल करने के लिए, किसी गलती अथवा अपराध को स्वीकार करने के लिए हम कॉन्फेस का प्रयोग करते हैं, जबकि पॉजिटिव सेंस में एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं या एडमिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जुर्म कबूल करने की बात हो रही है तो कॉन्फेस का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा दैट क्रिमिनल डिड नॉट, निगेटिव यहाँ नॉट छूट गया है, नॉट को नोट कर लेंगे, डिड नॉट कॉन्फेस। आगे ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट है अपना जुर्म, तो हो जाएगा हिज क्राइम। आगे बचा हुआ है न्यायाधीश के सामने भी, देखिए जोर दिया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस में किसी शब्द पर जोर दिया जाता है तो उसके पहले हमें इवन शब्द का प्रयोग करना होता है। तो इवन का प्रयोग करेंगे, न्यायाधीश के सामने भी इवन का प्रयोग कीजिए, इवन बिफोर, इवन बिफोर द जज, सामने के लिए बिफोर का प्रयोग कर लीजिए, इवन बिफोर द जज। टाइम दिया हुआ है यस्टरडे, तो आगे लिख लीजिए यस्टरडे, और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है, दैट क्रिमिनल डिड नॉट कॉन्फेस हिज क्राइम इवन बिफोर द जज यस्टरडे, और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। आइए एक और भी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उस अधिकारी ने पिछले वर्ष जानबूझकर सैनिकों को
प्रशिक्षित नहीं किया था। प्रशिक्षित नहीं किया था। उस अधिकारी ने पिछले वर्ष जानबूझकर सैनिकों को प्रशिक्षित नहीं किया था। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा दैट ऑफिसर। आगे हमें लिखना होगा डिड नॉट। नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है प्रशिक्षित करना, तो हो जाएगा ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षित करना। आगे ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट है सैनिकों को, तो हो जाएगा ट्रेन द सोल्जर्स। द सोल्जर्स। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आया हुआ है और एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है। तो आपको हमने बताया है कि सामान्य तरीके से टाइम आता है तो टाइम को पूरे सेंटेंस के अंत में प्रयोग कर लीजिए, और ऐसे भी मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन एटसेट्रा में ये 4 चीजें आती है तो मैनर को पहले लिखना होगा। बाकी आप चाहें तो टाइम को तो पूरे सेंटेंस के आरंभ में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम टाइम को अंत में प्रयोग कर लेते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कीजिए जानबूझकर, डेलिबरेटली। और टाइम को हम लास्ट में प्रयोग कर लेते हैं, पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर। और सेंटेंस बिल्कुल सही है। दैट ऑफिसर डिड नॉट ट्रेन द सोल्जर्स डेलिबरेटली लास्ट ईयर। इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। नेगेटिव में ही एक और कंडीशन है, और यह कंडीशन है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर शब्द का प्रयोग होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन अभी मैं बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। तो आइए हम नेवर का भी एक्सेप्शन समझ लेते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ नेवर को भी आइए हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए एक्सेप्शन ऑफ नेवर। एक्सेप्शन ऑफ नेवर। नेवर का एक्सेप्शन, नेवर का अपवाद नियम के रूप में आप सुन लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर शब्द का प्रयोग होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा नेवर। नेवर के तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म के पश्चात आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखना होगा एटसेट्रा, और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो यह आपको नेगेटिव कंस्ट्रक्शन मिल गया। आइए इसका एग्जाम्पल भी कुछ समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राजा विक्रमादित्य ने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया।
राजा विक्रमादित्य ने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव का है, इस सेंटेंस में कभी भी नहीं आया हुआ है, यानी नेवर का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे स्थिति में इसे ट्रांसलेट करते समय हम नेवर का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य, इसके तुरंत पश्चात नेवर का प्रयोग करना होगा। नेवर, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा, नेवर पनिश्ड। आगे ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट है किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन। आगे कुछ नहीं बचा है, नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन, और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आइए एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस साधु ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई बलि नहीं चढ़ाई। उस साधु ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई बलि नहीं चढ़ाई। इस सेंटेंस में भी कभी नहीं आया है, अर्थात स्पष्ट है कि नेवर का प्रयोग करना होगा। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा दैट हर्मिट। नेवर का प्रयोग करेंगे, दैट हर्मिट नेवर। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब है बलि चढ़ाना, तो हो जाएगा ऑफर्ड। ऑफर मतलब चढ़ावा देना, नेवर ऑफर्ड। कोई बलि चढ़ाने की बात हो रही है, एनी सेक्रीफाइस। अब दूसरी क्रिया है, TO2 से ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी क्रिया है मोक्ष प्राप्त करने, नाने नी से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू गेट साल्वेशन। साल्वेशन यानी मोक्ष, अर्थात स्पष्ट हो गया कि दैट हर्मिट नेवर ऑफर्ड एनी सेक्रीफाइस टू गेट साल्वेशन, और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है WH का इंट्रोगेटिव, एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH का प्रयोग करना होगा। इसके तुरंत पश्चात डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नॉट लगाएंगे। नॉट के पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। अभी बताया गया है आपको कि डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो यह आपको इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन पता हो गया
कि अगर WH का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH लिखेंगे, उसके पश्चात डिड लिखेंगे, डिड के तुरंत पश्चात आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के पश्चात यदि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। वर्ब भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, एटसेट्रा भी पता है, सारी चीजें आपको बताया गया है। आइए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आतंकवादियों ने पिछले वर्ष भी हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास नहीं किए थे। यह सेंटेंस पढ़ने से ही स्पष्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव भी है, तो हमें डिड से आरंभ करना होगा। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग कर लेते हैं। डिड के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आतंकवादियों ने, तो इसके लिए हम लिख लेंगे डिड द टेररिस्ट। नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। मेन वर्ब है प्रयास करना, नॉट ट्राई। और आपको बताया हूं मैं कि अगर मेन वर्ब के रूप में ट्राई आए, ट्राई के तुरंत पश्चात दूसरी क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया को हम TO2 से ज्वाइन कर देते हैं, तो हो जाएगा डिड द टेररिस्ट नॉट ट्राई टू। दूसरी क्रिया है, पिछले वर्ष भी हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने, नाने से या दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर लेंगे। भड़काने के लिए इंस्टिगेट का प्रयोग कर लीजिए, इंस्टिगेट लिख लीजिए, या एस्टिमुलेट लिख लीजिए, या प्रोवोक लिख लीजिए, या इंसाइट लिख लीजिए, या एक्साइट लिख लीजिए। सही है, तो हम यहाँ पर इंस्टिगेट का प्रयोग कर लेते हैं। इंस्टिगेट क्या भड़काने की बात हो रही है? सांप्रदायिक दंगा, तो हो जाएगा इंस्टिगेट कम्युनल राइट in our country, communal right in our country. लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की बात हो रही है, लास्ट ईयर आल्सो, पिछले वर्ष भी, यहां पर जोर दिया जा रहा है, पिछले वर्ष भी, लास्ट ईयर आल्सो, अर्थात स्पष्ट हो गया कि डिड द टेररिस्ट नॉट ट्राई टू इंस्टिगेट कम्युनल राइट इन आवर कंट्री लास्ट ईयर आल्सो, और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। आइए हम एक और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उस अधिकारी ने पिछले वर्ष कितने सैनिकों को शत्रुओं का सामना बहादुरी पूर्वक से करने के लिए
बहादुरी पूर्वक से करने के लिए प्रशिक्षित किया था। सेंटेंस है, उस अधिकारी ने पिछले वर्ष कितने सैनिकों को शत्रुओं का सामना बहादुरी पूर्वक से करने के लिए प्रशिक्षित किया था। पास्ट इंडेफिनिट का WH का इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हमें WH के रूप में लिखना होगा कितने सैनिकों को, कितने सैनिकों को इसके लिए हम लिख लेंगे हाउ मेनी सोल्जर्स। इसके तुरंत पश्चात डिड का प्रयोग करना होगा, डिड के पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है उस अधिकारी ने, तो दैट ऑफिसर का प्रयोग करना होगा, दैट ऑफिसर। अब सब्जेक्ट के पश्चात नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो मेन वर्ब है प्रशिक्षित करना, ट्रेन। अब दूसरी क्रिया है तो TO2 से जोड़ दीजिए। दूसरी क्रिया है शत्रुओं का सामना बहादुरी पूर्वक से करने, ना नेनी से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू फेस, फेस यानी सामना करना, टू फेस द एनिमीज, टू फेस द एनिमीज ब्रेवली यानी बहादुरी पूर्वक से, और टाइम दिया हुआ है पिछले वर्ष तो लिख लेंगे लास्ट ईयर। और सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यह नॉर्मल एग्जाम्पल है। इतनी जानकारी सबको है, इतनी जानकारी हर एक बुक्स में लिखा रहता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बता दिया गया। इस इंटेरोगेटिव में ही एक और भी कंडीशन है, वह कंडीशन क्या है आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। कंडीशन है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटेरोगेटिव तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य का WH दोनों ही एक शब्द हो जाए तो नियम कहता है कि ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। और आपको जानकारी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होगा, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। आप नोट करके इस बात को लिख सकते हैं, अलग से नोट करके आप चाहें तो इस बात को लिख लीजिए कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट तथा वाक्य का WH दोनों ही एक हो जाए तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने नियम के रूप में इस बात को लिख लिया होगा। आइए कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए, नोट करके कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए। जब WH और सब्जेक्ट दोनों ही एक शब्द हो जाए, हमने एक शब्द बना दिया, तो इसके तुरंत पश्चात हमें लिखना होगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा, तो ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखेंगे और एटसेट्रा के पश्चात इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे, तो यह हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। आइए हम लोग
इस कंस्ट्रक्शन पर कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के दोहरी नीति का विरोध किया था। सेंटेंस है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के दोहरी नीति का विरोध किया था। देखिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव है और इंटरोगेटिव भी है। किस व्यक्ति ने, यह इंटरोगेटिव भी है और इंटरोगेटिव वर्ड ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। अर्थात अगर हम WH को लिख लेंगे तो यही सब्जेक्ट का भी कार्य करने लगेगा। तो किस व्यक्ति के लिए हम लिख लेते हैं विच पर्सन। आप यह नहीं सोचिएगा कि पर्सन के साथ तो कभी विच आता नहीं है, पर्सन के लिए कभी विच नहीं आता है। यह सही है कि पर्सन के लिए कभी विच नहीं आता है, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तब जब यह किसी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ होता, जब यह नाउन के स्थान पर आया होता तब गलत होता। यह तो नाउन के साथ आया है और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। विच पर्सन को बता रहा है, पर्सन नाउन है, नाउन को बताएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, यही प्रोनाउन के रूप में आता तो गलत हो जाता। तो यह पर्सन के लिए प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है और बिल्कुल यह सही है। आपने सब्जेक्ट भी लिख लिया और WH भी लिख लिया। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा। मेन वर्ब है विरोध करना, विरोध करने के लिए अपोज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अपोज्ड। विच पर्सन अपोज्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके पश्चात, ऑब्जेक्ट है दोहरी नीति तो हो जाएगा अपोज्ड द ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स या ऑफ द इंग्लिश लिख लेते हैं तब भी सही होगा। और सर्वप्रथम के लिए फर्स्ट लिख लेंगे, यह भी याद रखेंगे। फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फर्स्टली नहीं, फर्स्ट खुद ही एडवर्ब होता है तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्टली नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हो गया विच पर्सन अपोज्ड द ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स फर्स्ट। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, किसने किसको क्या क्या दिया। किसने किसको क्या क्या दिया। देखिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वही WH भी है। किसने यानी अस्पष्ट है, यही सब्जेक्ट और WH दोनों ही है। किसको क्या क्या दिया, अर्थात किसको यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या क्या यह भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो सब्जेक्ट और WH है दोनों सेम है तो यहाँ WH के रूप में हम लिख लेंगे हु।
सब्जेक्ट और WH दोनों ही हो गया। इसके तुरंत पश्चात हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हु गेव, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा व्हाट, और व्हाट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है व्हाट से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा किस किस को, तो लिख लेंगे टू हुम। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और बिल्कुल यह सही है, हु गेव व्हाट टू हुम, और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। अब दो बार किस किसने आया, इसके लिए आप यह कंफ्यूजन में नहीं आइएगा कि दो बार आया है तो दो बार हमें लिखना पड़ेगा। आपने एक बार लिख लिया तो स्पष्ट हो गया। अब दो बार लिखने से यह जानकारी जान लीजिए कि दो व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, तो दो बार आया है यानी एक से अधिक व्यक्ति से पूछा गया, इसलिए यहाँ पर हु सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हो जाएगा। तो हु गेव व्हाट टू हुम, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया और बात आपको समझ में आ गई। एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं, एक नियम होता है, नियम यह होता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह रोज सुबह में दौड़ता तो था, वह सुबह में, रोज सुबह में दौड़ता तो था। अस्पष्ट है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है। तो नियम कहता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी बात पर जोर देते हैं तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही डिड रन डेली इन द मॉर्निंग लिखिए तब भी सही है, या इन द मॉर्निंग डेली लिखिए तब भी सही है। इन द मॉर्निंग डेली, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह रोज सुबह में दौड़ता तो था, ही डिड रन, यानी वह दौड़ता तो था इन द मॉर्निंग डेली। बिल्कुल सेंटेंस यह सही है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग करते हैं। तो यह भी जानकारी आपको हो गई। पास्ट इंडेफिनिट में ही एक और भी कंडीशन है, जान लीजिए। कंडीशन यह है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भूतकाल में किसी आदत का भाव व्यक्त होता है, आप इस बात को चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं कि जब भूतकाल में किसी आदत का भाव व्यक्त होता है तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करते हैं। यानी फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि जब भूतकाल में किसी आदत का भाव व्यक्त होता है तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जब यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करते हैं तो ऐसे स्थिति में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप चाहें नोट करके लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, यूज ऑफ, यूज्ड टू
यूज ऑफ यूज टू और वुड टू शो हैबिट इन पास्ट, यानी पास्ट में हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट में आदत को प्रदर्शित करने के लिए हम यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करेंगे तो ऐसे स्थिति में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आइए इस नियम का कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में अंधविश्वासी लोग प्राचीन काल में अंधविश्वासी लोग स्त्री को उसके पति के चिता के साथ, उसके पति के चिता के साथ जला दिया करते थे। अर्थात इस सेंटेंस को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि भूतकाल में आदत का बोध हो रहा है। प्राचीन काल में अंधविश्वासी लोग स्त्री को उसके पति के चिता के साथ जला दिया करते थे, यानी जलाने की आदत थी उनकी। यहाँ से स्पष्ट है कि आदत का बोध हो रहा है। तो हम यूज्ड टू अथवा वुड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा अंधविश्वासी लोग। और इस सेंटेंस में चाहें तो प्राचीन काल में यानी इन एंशिएंट एज या इन एंशिएंट टाइम को वाक्य के आरंभ में प्रयोग कर लीजिए या वाक्य के अंत में प्रयोग कर लीजिए, दोनों कंडीशन में सही होगा। हम पहले ही प्रयोग कर लेते हैं तो हो जाएगा इन एंशिएंट एज, इन एंशिएंट एज। आगे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है अंधविश्वासी लोग। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास और सुपरस्टिटियस मतलब हो जाएगा अंधविश्वासी, तो हो जाएगा सुपरस्टिटियस पीपुल। इसके तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा यूज्ड टू। यूज्ड टू लिखिए तब भी सही, या वुड लिखिए तब भी सही। यूज्ड टू या वुड बर्न, जला दिया करते थे। किसको जलाने की बात हो रही है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने लिख लिया, स्त्री को जला दिया करते थे, तो हो जाएगा बर्न द वुमेन। आगे दिया हुआ है कि उसके पति के चिता के साथ जलाने की बात हो रही है, तो आगे आप जोड़ लेंगे विथ द। फायर का मतलब होता है चिता, विथ द फायर ऑफ हर हस्बैंड। स्पष्ट हो गया कि इन एंशिएंट एज सुपरस्टिटियस पीपल यूज्ड टू या वुड बर्न द वुमेन विद द फायर ऑफ हर हस्बैंड। अर्थात प्राचीन काल में अंधविश्वासी लोग स्त्री को उसके पति के चिता के साथ जला दिया करते थे, और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आइए एक और आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हमारी दादी माँ बचपन में हमें परियों की कहानी सुनाया करती थी।
परियों की कहानी सुनाया करती थी। तो सेंटेंस हो गया, हमारी दादी माँ बचपन में हमें परियों की कहानी सुनाया करती थी। स्पष्ट है कि परियों की कहानी सुनाया करती थी, यानी उन्हें सुनाने की आदत थी। इस वाक्य में भी टाइम दिया हुआ है बचपन में। बचपन में इसके लिए हम लिख लेंगे चाइल्डहुड। तो इन चाइल्डहुड को आरंभ में लिखा जाए तब भी सही, और अंत में प्रयोग कर लेते हैं तब भी सही। तो इसको अंत में प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है हमारी दादी माँ और ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लिखना होगा हमें यूज्ड टू, और यूज्ड टू लिख लेते हैं तब भी सही, या वुड का प्रयोग कर लेते हैं तब भी सही, यूज्ड टू या वुड। आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। टेल का मतलब होता है सुनाना, यूज टू टेल अस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। परियों की कहानी सुनाने की बात हो रही है तो हो जाएगा फेयरी टेल्स। फेयरी टेल्स का मतलब हो जाएगा परियों की कहानी। आगे टाइम दिया हुआ है इन चाइल्डहुड, और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। और ग्रैंड मदर यूज टू या वुड टेल अस फेयरी टेल्स इन चाइल्डहुड, और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बता दिया गया। आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आई भी होगी। अगर आपको हमारी क्लास, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।